प्यारे बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सभी लोग मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली यानी मेंडल का जो रूल्स है उसमें प्रयुक्त होने वाले जो टर्म्स हैं, संकेताक्षर हैं, उनके बारे में आप सभी से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स। डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी यानी F1 में F1 जनरेशन में केवल एक लक्षण प्रकट होता है तथा दूसरा लक्षण छिपा रहता है। जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं यानी डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें टर्म्स हैं उसे भी जान लेते हैं। जैसे F1 लिखा हुआ है, F1 पीढ़ी मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F1 पीढ़ी लिखा हुआ है यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F2 मतलब सेकंड फिलियल जनरेशन। और P जहाँ लिखा रहे उसको कहते हैं पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन और उसके साथ साथ गैमीट्स और फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ये एक चीज़ हुआ, एक टर्म्स है। और उसके बाद एक टर्म्स आप सभी लोगों को यूज किया जा रहा है यहाँ पर, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या होता है ये भी जान लेते हैं, क्योंकि संकरण शब्द का बार बार अभी यूज आएगा कि संकर क्या होता है, संकर क्या होता है। बार बार हम सभी लोग सोचेंगे कि वास्तव में संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। होता क्या है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन? यहाँ लिखा हुआ है, चलिए आगे आ रहा है संकरण, संकर आ रहा है, अभी देखेंगे। पहले अभी देखते हैं प्रभावी तथा अप्रभावी आएगा। चलिए ठीक है, लिखा हुआ है प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। जब हम क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं या संकरण की प्रोसेस कराते हैं या संकरण प्रोसेस होता है, उसमें होता क्या है, दो विपरीत लक्षण हम लेते हैं, लेकर के हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है। और जब विपरीत लक्षण में जो शुद्ध जनकों के बीच लिखा हुआ है, शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक लक्षण प्रकट होता है तथा दूसरा छिपा रहता है। जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। सीधे शब्दों में आप जान सकते हैं ये कि जब हम क्रॉस कराते हैं या संकरण की प्रक्रिया कराते हैं तो उसमें जो लक्षण हमें दिखता है उसे प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और जो छिप जाता है उसे रिसेसिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मंडल ने क्या कराया था, एक लंबा पौधा लिया था, एक बौना पौधा लिया था। लंबे और बौने पौधे में जब क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो पौधे बने वो सभी क्या थे, लंबे थे। इससे सिद्ध होता है, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो नाटा वाला कैरेक्टर है वो क्या हो गया, डोमिनेंट रिसेसिव हो गया, और लंबा वाला क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। यानी लंबा वाले जो पौधे हमें प्राप्त हुए, लंबे वाले प्राप्त हुए, तो लंबा वाला क्या होगा, बौने पर प्रभावी हुआ। यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन में पेरेंट्स में जब क्रॉस कराते हैं और फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो लक्षण दिखता है हमें वो क्या कहलाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे नाटा और बौना में, नाटा या बौने में लंबे का और बौने का जब क्रॉस कराए, नाटा और बौना दोनों एक ही होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। बौने का और उसके साथ साथ लंबे का दोनों का जब क्रॉस कराया गया तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो भी पौधे हुए वो सभी क्या हुए, लंबे हुए। यानी लंबा जो हुआ वो क्या हुआ, प्रभावी हुआ, और बौना क्या हुआ, अप्रभावी हो गया, रिसेसिव हो गया। तो इसमें देखते हैं रिसेसिव भी क्या होता है, अप्रभावी क्या होता है, देखते हैं। लिखा हुआ है जबकि जो लक्षण प्रकट नहीं होता वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है। और यहाँ लिखा हुआ है जब एक शुद्ध बौने मटर के पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार यहाँ पौधे का लंबा होना एक प्रभावी लक्षण है, जबकि बौना होना एक अप्रभावी लक्षण है। आप सभी लोग डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर समझ चुके होंगे, यानी एक प्रभावी और एक अप्रभावी के बारे में आप सभी लोग समझ चुके होंगे। अब उसके बाद आता है फिनोटाइप और उसके साथ साथ जीनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, जब जीव के वह लक्षणों को जैसे लंबापन, बौनापन आदि को जीनोटाइप कहते हैं। एक चीज देखते हैं यहाँ पर, किसी जीव के बाह्य लक्षणों को जैसे लंबापन या बौनापन, इन सभी को जो दिखता है हमें वो क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। फिनोटाइप यानी दृश्य रूप, और जीनोटाइप यानी जीन का संरचना। यहाँ लिखा हुआ है तथा जीव की जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। यानी हमें जो लंबापन दिखता है या बौनापन दिखता है ये हमारा क्या कहलाएगा, फिनोटाइप कहलाएगा, यानी दृश्य रूप। और जो जीनी संरचना होगा उसे हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप और जीनोटाइप, जैसे लिखा हुआ है इसमें कैपिटल टी लंबापन का जीनोटाइप है तथा स्मॉल टी बौनेपन का जीनोटाइप है। और उसके साथ साथ जो हमको ये
कैपिटल टी दिख रहा है और उसके साथ साथ कैपिटल टी दिख रहा है और उसके साथ साथ ये स्मॉल टी दिख रहा है, ये इसका जीनोटाइप हुआ। और उसके बाद फिनोटाइप क्या हुआ, उसका लंबापन और उसका स्मॉल टी का बौनेपन, ये उसका फिनोटाइप हुआ। और स्मॉल टी जो दिखा हुआ है यहाँ पर, स्मॉल टी और कैपिटल टी, ये इसका जीनोटाइप हुआ, यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिर उसके बाद हाइब्रिड या संकर क्या होता है, जब तुलनात्मक रूप से विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा के बीच निषेचन कराया जाता है तो उसमें उत्पन्न होने वाली संतान को संकर कहते हैं तथा इस क्रिया को संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यानी इसका मतलब आप सभी लोग समझ सकते हैं, जैसे दो विपरीत लक्षण वाले, यानी एक लंबा और एक बौना, दोनों लंबा लंबा नहीं है, दोनों बौना बौना नहीं है, जब एक लंबा और एक बौना, इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। ठीक है, और दोनों क्या है, विपरीत लक्षण वाले हैं, एक बौना एक लंबा है, और ये इससे जो प्रजाति उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, संकर कहते हैं, या जो संतान उत्पन्न उसे संकर कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया भी गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है शुद्ध लाल पुष्प लिया गया है और उसके बाद शुद्ध सफ़ेद पुष्प लिया गया है। दोनों क्या हैं, दो विपरीत लक्षण वाले हैं, एक सफ़ेद है और एक क्या है, लाल है। लाल लाल या सफ़ेद सफ़ेद में नहीं कराया गया, तो ये संकरण नहीं कहलाएगा। जब लाल और सफ़ेद या लंबा और बौना के बीच, यानी विपरीत कैरेक्टर्स या विपरीत गुणों वालों को लेकर के जब हम क्रॉस कराते हैं तब वो क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है या हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, और उससे उत्पन्न जो संतान होती है उसे संकर कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लाल पुष्प है और सफ़ेद पुष्प है, और ये दोनों क्या है, पेरेंट हैं, और इनका गैमीट बन रहा है कैपिटल आर से कैपिटल आर, यानी लाल पुष्प का स्मॉल आर से स्मॉल आर, यानी सफ़ेद का, दोनों निषेचित हो रहे हैं। निषेचन होने के बाद F1 फीडी में संकर लाल पुष्प बन रहा है, यानी जो लाल वाला है वो क्या है, डोमिनेंट है, और स्मॉल आर वाला है, सफ़ेद वाला या क्या रिसेसिव है, और जो यहाँ पर पुष्प बन रहा है वो कैसा बन रहा है, लाल बन रहा है, इसलिए लाल वाला क्या है, प्रभावी है, और सफ़ेद वाला नहीं बन रहा है इसलिए क्या है, प्रभावी है। और जो पुष्प यहाँ बनेगा लाल वाला, उसमें दोनों के जीन होंगे, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों के होंगे, यानी ये क्या होगा, संकर लाल पुष्प होगा, और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हाइब्रिडाइजेशन। अब उसके बाद देखते हैं एक संकर संकरण क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड मानी होता है जब एक कैरेक्टर्स को लेकर के हम संकरण की प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण कहते हैं। इसमें लिखा है जब दो विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा के मध्य केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के लिए संकरण कराया जाता है तो इस प्रकार के संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। लिखा है उसमें लाल वाले पौधे तथा सफ़ेद वाले, लाल पुष्प वाले पौधे तथा सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के मध्य का संकरण। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसमें द्विसंकर संकरण। इसमें क्या होता है, जब हम दो कैरेक्टर्स को लेकर के संकरण या क्रॉस की प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं। पॉलीहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, बहुसंकर में जब एक से अधिक कैरेक्टर्स को लेकर के या एक से अधिक गुणों को लेकर के हम क्रॉस कराते हैं या संकरण कराते हैं या संकरण की प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं तो उसे हम बहुसंकर संकरण कहते हैं। अब उसके बाद आता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, यानी सम युग्मनजी और विषम युग्मनजी। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस देखते हैं, जब किसी लक्षण को प्रकट करने के लिए दोनों एलील समान होते हैं तो इस स्थिति को हम होमोजाइगस कहते हैं, और जब असमान होते हैं तो हेट्रोजाइगस कहते हैं। जैसे आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं कैपिटल टी ये होमोजाइगस है, स्मॉल टी होमोजाइगस है, और यही अगर क्या हो जाए, एक कैपिटल टी हो जाए एक स्मॉल टी हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस कहेंगे। समान प्रकार के जब लेटर रहेंगे यानी कैपिटल टी शुद्ध बौने के लक्षण होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। अगर स्मॉल टी कैपिटल टी होमोजाइगस, स्मॉल टी तो क्या कहलाएंगे, होमोजाइगस। और यदि एक कैपिटल टी हो जाए और एक स्मॉल टी हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस कहेंगे। अब उसके बाद आता है नंबर, और एक चीज़ और इसमें छूट रहा है, दिया हुआ है अगर कैपिटल आर
स्मॉल आर हो तो ये होमोजाइगस होंगे, और यदि एक कैपिटल आर हो जाए एक स्मॉल आर हो जाए तो क्या हो जाएंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। फिर उसके बाद आ रहा है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस नहीं, एलील या एलीलोमार्फ छूट रहा है अभी। एलीलोमार्फ क्या होता है, विपरीत लक्षण वाले युग्मों को एलील्स या एलीलोमार्फ कहलाते हैं। जैसे पौधे की लंबाई, यानी जो जीन होते हैं, ठीक है, जो जीन्स होते हैं जिसमें हम क्रॉस कराते हैं, उसके जो जीन्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं या एलीलोमार्फ कहते हैं। और उसके बाद अब आता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ऐसा संकरण जो प्रथम पीढ़ी के प्राप्त संतानों यानी F1 तथा अप्रभावी जनक टेस्ट क्रॉस देखते हैं क्या होता है। ऐसा संकरण जो प्रथम पीढ़ी से प्राप्त अप्रभावी यानी रिसेसिव पेरेंट के मध्य कराया जाता है उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं या परीक्षण क्रॉस कहते हैं। देखते हैं क्या होता क्या है। यहाँ पर दिखा गया है, यहाँ पर ये पेरेंट है, पेरेंट में क्रॉस कराया गया, उसके बाद ये उनके संतान बने। उसके बाद संतान का जो संतान होता है यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो संतान होता है उनका क्रॉस अगर हम किससे करा दें, रिसेसिव कैरेक्टर वाले पेरेंट्स से करा दें तो उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। यानी पेरेंट्स के बाद जो संतान हुए, संतान का क्रॉस अगर हम किससे करा दिए, यानी फर्स्ट संतान कौन से, फर्स्ट फिलियल जनरेशन वाले संतान से हम करा दें अप्रभावी जनक से तो उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। यानी जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का जो बच्चा होता है, संतान होता है, संतान का क्रॉस अगर हम अप्रभावी पेरेंट्स से करा दें तो उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और उसके साथ साथ टेस्ट क्रॉस के बाद फिर आता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, F1 पीढ़ी से प्राप्त संतानों तथा उनके किसी एक जनक के बीच होने वाले संकरण को बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये जो संतान F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन में, इनका संकरण या इनका क्रॉस हम पेरेंट्स के चाहे प्रभावी या अप्रभावी यानी प्रभावी या अप्रभावी किसी से भी क्रॉस करा दें तो उसे हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। इस प्रकार जो मेंडल के टर्मिनोलॉजी थे, मेंडल के नियमों में प्रयुक्त होने वाले टर्मिनोलॉजी थे, शब्दावली थे, वो समाप्त हुए। अब हम सभी लोग पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ नेक्स्ट टर्म पे। तब तक के लिए थैंक यू।